चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आए हैं चैप्टर 3 में पूरे जोश के साथ। कैसे फ्रेंड्स? पूरे जोश के साथ। जस्ट बिकॉज ऑफ आपने 2 चैप्टर्स में अब तक ये पता कर लिया है कि लॉ को कैसे पढ़ना है, मीन्स आपको कैसे पढ़ना है, प्लस कुछ सिम्बॉलिक्स चार्ट्स कैसे 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 मेंटेन करने हैं, कैसे कैसे मेंटेन करने हैं फ्रेंड्स, कैसे मेंटेन करने हैं, प्लस कुछ डेफिनेशंस, प्लस 2 सेक्शन, पूरे 2 सेक्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 7 एंड 8। प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा सेक्शन नंबर 7 एंड 8 ऑफ CGST एक्ट। फ्रेंड्स कौन से एक्ट के थे? CGST एक्ट। एंड 3 शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। ओके फ्रेंड्स, ओके। थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लेंथी चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत लेंथी चैप्टर है। जैसे जैसे हम इसे पढ़ेंगे हम इसकी इन डेप्थ नॉलेज लेते रहेंगे, प्लस हमें कनेक्शन करके चलना है फ्रेंड्स। कनेक्शंस मीन्स आप चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप लिख सकते हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है चैप्टर में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 में आपको लिखना है 7, 8 सेक्शन है, शेड्यूल 1, 2 एंड 3, 3 तरह के। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शंस ऑफ CGST एक्ट। कौन से सेक्शन के हैं फ्रेंड्स? ये CGST एक्ट, सेक्शंस CGST एक्ट के थे। डन फ्रेंड्स, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस पूरे चैप्टर्स में करने कैसे हैं, मीन्स हमने क्या क्या पढ़ लिया है CGST एक्ट के सेक्शन नंबर 7 और 8, प्लस 3 शेड्यूल्स हमने ये कवर किए हैं। 7 इज फॉर सप्लाई, 8 इज फॉर कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई। डन फ्रेंड्स। शेड्यूल नंबर 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल नंबर 2 some transactions specified for goods or services, और schedule 3 negative list friends which are neither goods nor services। done friends, ओके। हम चैप्टर 3 में आज स्टार्ट करेंगे। लर्निंग आउटकम आप फ्रेंड देख लीजिएंगे, ऐसा कुछ है नहीं कि हम पढ़ने के बाद इसको ना पढ़ सके। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई से। सो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन में कुछ है नहीं, हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बताया गया है कि चैप्टर नंबर 1 में हम क्या पढ़ चुके हैं, 2 में क्या पढ़ चुके हैं, 3 में क्या पढ़ेंगे, बस। इंट्रास्टेट सप्लाई, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बता दिया था, इंट्रास्टेट मीन्स विद इन स्टेट। फ्रेंड्स हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक लाइन इसकी पढ़ते हैं, फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं। डन फ्रेंड्स, जनरली वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन of the supplier, please underline कीजिएंगे, and the place of supply and the place of supply of goods or services are in the same state union territory, in the same state and union territory friends is treated as intra-state supply of goods or services respectively। यानी कि विद इन स्टेट है, यानी कि सेम स्टेट है फ्रेंड्स, तो वो इंट्रा स्टेट कहलाती है, इंट्रा स्टेट। इसी तरह से इंटर स्टेट, डिफरेंट स्टेट, मतलब पंजाब से हरियाणा वाला आ रहा था, डिफरेंट स्टेट। सो इंटरस्टेट पढ़ते हैं हम। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि सप्लायर का लोकेशन और जहां हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को, आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स फ्रेंड्स, 2 डिफरेंट स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, अभी आएगा आगे जाके यूटीज कौन कौन सी है। एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। फ्रेंड्स इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इंटर स्टेट सप्लाई में पढ़ा है फ्रेंड्स। इंटर स्टेट सप्लाई में हमने क्या पढ़ा है कि क्या लगेगा, हमने 3 एक्ट पढ़े ना, इसमें लगेगा हमारा IGST एक्ट, सॉरी IGST लगेगा, जब हम GST लगाएंगे तो IGST। इसी तरह इंटर स्टेट में CGST एंड SGST लगता है, या फिर UTGST, ये दोनों सेम होते हैं। डन फ्रेंड्स, बस स्टेट की जगह UT हो जाएगा जहाँ जहाँ UT है। डन फ्रेंड्स, ओके होगा, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है। सो अभी तक हम 2 पढ़ चुके हैं पॉइंट्स कि इंट्रास्टेट क्या होता है और इंटरस्टेट क्या होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी किया था हमने इसका। ओके, कुछ डेफिनेशंस है, पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेंट्रल टैक्स मीन्स द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि CGST के बारे में बताया गया है। लेविड अंडर सेक्शन 9 फ्रेंड्स, सेक्शन 9। अब हम एक एक सेक्शन करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन 9 ऑफ विच एक्ट? ओ माय गॉड,
फ्रेंड्स 3 सेक्शन हो गए, 3 सेक्शन 3 सेक्शन हो गए। 7 सप्लाई, 8 कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड, और 9 किस चीज़ के आया है? 9 आया सेंट्रल टैक्स में, लेवी के बारे में। टैक्स लेवी कैसे होता है, टैक्स कैसे लगेगा। डन फ्रेंड्स, 9 सेक्शन। ओके डन फ्रेंड्स। इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स सेक्शन 5 है फ्रेंड्स। जैसे वहाँ पर 9 था, यहाँ पर सेक्शन 5 है, आप लिख सकते हैं सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। डन फ्रेंड्स, आई थिंक डन है, आपको समझ में आ रहा है। स्टेट टैक्स, स्टेट जितने स्टेट्स है फ्रेंड्स और जितने यूटीज़ है उन सबके अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, जैसे हरियाणा स्टेट एक्स टैक्स एंड दिल्ली स्टेट टैक्स। डन फ्रेंड्स। ऐसे ही CGST, SGST, हरियाणा का HGST, दिल्ली का DGST। डन फ्रेंड्स। ओके स्टेट टैक्स, ओके मीन्स द टैक्स लेवीड अंडर, अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्सेस एक्ट है, इसीलिए अलग अलग स्टेट्स के जो भी टैक्स लेवीड सेक्शन है वो अलग अलग है फ्रेंड्स। गुड्स, अब गुड्स आपको पता है फ्रेंड्स, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल नहीं आएगा, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया था हमारा। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ेंगे, मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, फ्रेंड्स लिख सकते हैं आप यहाँ पर शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट। हम यहाँ लिखते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, होम शॉप 18, सारे के सारे ऐसे ही फ्रेंड्स, सारे ही ऐसे हैं। ओके एग्रीगेट टर्नओवर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन नंबर 24 में मिलेगा ये आपको, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में 22, 24 सब में मिलेगा ये आपको। मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, आप प्लीज नोट डाउन कीजिएंगे, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable under RCM basis। ओके एक्सक्लूड कर देंगे फ्रेंड्स। RCM क्या होता है, वैसे चैप्टर में आगे जाकर RCM पढ़ने को मिलेगा, बट RCM होता क्या है, दो वर्डिंग्स होते हैं FCM और RCM। RCM मीन्स रिसिपिएंट को टैक्स भरना है ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट टैक्स देगा फ्रेंड्स, रिसिपिएंट। कुछ ऐसी सर्विसेज और गुड्स है जिसमें रिसिपिएंट के ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया कि आप टैक्स देंगे, सप्लायर टैक्स नहीं देगा। लाइकवाइज आपने TDS और TCS वर्ड सुने होंगे। TDS कौन जमा करवाता है, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन। फ्रेंड्स TDS और TCS है ना, कुछ चीज़ों में स्पेसिफिकली डाला गया कि TCS ही जमा होगा, यानी कि आप उनसे एक्स्ट्रा कलेक्ट करके, आप सामने वाली पार्टी से एक्स्ट्रा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, TCS है। इसी तरह से RCM वर्ड भी है यहाँ पर। तो एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, हम टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, सारे टैक्सेबल सप्लाई लेंगे फ्रेंड्स, बट RCM जिस पर एप्लीकेबल है, मीन्स जिसका टैक्स रिसिपिएंट को पे करना है, जिसका टैक्स रिसिपिएंट को पे करना है, उस टैक्सेबल सप्लाई को हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं करेंगे। आगे जाकर इसको और गहराई से समझेंगे सेक्शन नंबर 22 में, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है। ओके मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन, परमानेंट अकाउंट पैन, ओके, बाय बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट excludes सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। फ्रेंड्स इसमें टैक्स को एक्सक्लूड किया गया, टैक्सेबल सप्लाई तो लेंगे लेकिन टैक्सेबल सप्लाई में जो टैक्स होता है वो नहीं लेंगे। मीन्स टैक्सेबल सप्लाई प्लस टैक्स इक्वल टू इनवॉइस होता है फ्रेंड्स, होता है या नहीं होता है, कुछ तो बोलो। 100 रुपये टैक्सेबल हो गया, उस पर 18 रुपये का टैक्स हो गया,
118 हमारा क्या हो गया, इनवॉइस वैल्यू। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है 100। सो 18 नहीं लेना है, 18 ही हमारा टैक्स है। डन फ्रेंड्स, 18 हमारा टैक्स, तो हमें टैक्स लेना। सिंपल सा वर्ड था, इतना कुछ घुमा फिरा के देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन डेफिनेशन में है तो आपको अगर आ गया एग्जाम में तो आपको लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या लिखना है अब, हमें देखना है टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट। ओके, आरसीएम वाली सप्लाई को हटा देते हैं। देन फ्रेंड्स, इनवर्ट सप्लाई को हम हटा देंगे, आरसीएम वाली। टैक्सेबल एग्जाम्प्ट एक्सपोर्ट, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट एक्सपोर्ट, और जो भी इंटरेस्टेड सप्लाई हो रखी है और इंडिया बेसिस, पेन बेसिस, आपस में भी जो हो रखी है वो भी सारा ऐड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के अंदर। कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, आगे जाकर ये मिलेगा आपको, आपको तब समझ में आ जाएगा। वैसे आपने कस्टम अगर पढ़ा होगा तो ये ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका होगा। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, फ्रेंड्स पढ़ती है, इंपॉर्टेंट है। मीन्स नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट मीन्स एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, एन इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड एंड रिसीविंग, not registered and receiving online information and database access और retrieval। फ्रेंड्स OIDAR आएगा, IGST एक्ट में है OIDAR, हम आगे पढ़ेंगे। सर्विस इन रिलेशन टू एनी पर्पज अदर देन कॉमर्स, किसी भी पर्पज के लिए यूज हो लेकिन किस लिए यूज ना हो, अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ऑनलाइन रिसिपेंट है, ये सारे हैं, बट उनका काम क्या होगा, अदर देन कॉमर्स, तो वो कहलाएंगे नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। यानी कि अगर वो कॉमर्स के लिए हुआ तो वो टैक्सेबल हो गया, इंडस्ट्री के लिए हो तो टैक्सेबल हो गया। डन फ्रेंड्स, इजी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट इजी। ओके, कोई भी गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड नहीं है, एंड रिसीविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, रजिस्टर्ड नहीं है पर्सन और रिसीव कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, कहाँ से, ऑर्डर की स्कीम से, इन रिलेशन टू एनी पर्पज अदर देन, फ्रेंड्स अदर देन कॉमर्स। अगर तो वो रजिस्टर्ड हुआ तो वो नॉन टैक्सेबल नहीं आएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा फ्रेंड्स, वो टैक्सेबल हो जाएगा। डन फ्रेंड्स, और अगर वो कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह के लिए किया तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। सो इज इट इजी? यस, वर्डिंग ध्यान से पढ़ेंगे। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में बताया गया है कि रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है इंस्टेड ऑफ सप्लायर, सप्लायर को टैक्स पे नहीं करना, रेसिपिएंट को करना है। सेक्शन नंबर 93 एंड 94, फ्रेंड्स 93 एंड 94 ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन के साथ साथ हम सब सेक्शन भी देखेंगे फ्रेंड्स, 93 एंड 94। ओके, अगर मैं एक ब्रेक लेकर सिर्फ आपसे ये पूछूं कि सेक्शन नंबर 7 के कितने सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 7 के कितने सब सेक्शंस है, तो कितने हैं फ्रेंड्स, कितने हैं, 4 सब सेक्शन है फ्रेंड्स, 1 कैपिटल A एंड 2 एंड 3। ओके, 1 के कितने क्लोजेज है फ्रेंड्स, 7(1)(a) के कितने क्लोजेज है, 3। पहले में क्या था फ्रेंड्स पहले में क्या था, नहीं याद, इतनी जल्दी भूल गए, क्या फ़ायदा फ्रेंड्स, क्या फ़ायदा। आप प्लीज़ पेपर पर नोट डाउन करके रखिए, और इस तरह से आपको सिर्फ 4-5 पेजों में समरी बनानी है अपने चैप्टर्स की। 7 के 1 में था कंसिडरेशन होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। 7 के 1 के बी में था, बी में क्या था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। सी में क्या था, शेड्यूल 1 की बातें थी विदाउट कंसिडरेशन। 1A के बारे में क्या था, अगर तो वो 7 की कंडीशन को फुलफिल करती है देन कुछ अलग डेफिनेशन दे रखी थी कि ये गुड्स है, सप्लाई है, सर्विसेज है या गुड्स है। ओके, 7 के 2 में क्या था, नेगेटिव लिस्ट थी फ्रेंड, उसमें भी A और B था। A में शेड्यूल 3 की बातें की गई थी, B में बताया गया था कि नोटिफिकेशन के थ्रू कोई भी ऐसे ही आ सकती है और भी एडिशन हो सकती है। ओके, 7 के 3 में क्या था फ्रेंड्स, 3 का A और B था, A और B था, A और B था। गुड्स है, सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज है, गुड्स नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से 7 का मैंने आपको 4 सब सेक्शन और उसके अंदर के क्लॉजेज ऐसे याद करवाए, कोशिश की है याद करने की, लेकिन आप जितना उसको रीड करेंगे, जितना उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझेंगे तो आपको याद होती जाएंगी चीज़ें। सो 7 का ओके, 7 को अब छोड़ते हैं हम। 8 में तो ऑब्वियस है, कुछ नहीं था, कॉम्पोजिट और मिक्सड के बारे में था। 9(3) एंड 9(4 पढ़ते हैं। 9(3) और 9(4 दोनों ही रिवर्स चार्ज के बारे में, आगे जाकर हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, 9(3) 9(4 ऑफ कौन सा एक्ट, 9(3) 9(4 कौन सा एक्ट, CGST एक्ट, आप यहाँ पर लिख लीजिए। और 5(3) 5(4 SGST, सॉरी IGST एक्ट। डन फ्रेंड्स, IGST एक्ट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है।
ओके, पढ़ लेते रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लायर को पे नहीं करना है, रेसिपेंट को पे करना है। सर्विसेज मीन्स आपको पता है फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी। सप्लायर जो सप्लाई करता है गुड्स को, सर्विसेज को। टैक्सेबल सप्लाई आपको पता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो जीएसटी नहीं लगेगा जिस पर। टैक्सेबल पर्सन सेक्शन नंबर 22 और 24 में जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे। रिसिपिएंट के बारे में बताया गया जो कि कंसिडरेशन पे करता है फ्रेंड्स, माल परचेज करता है, उसे रिसिपिएंट कहते हैं। पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। ओके, ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मीन्स रिसिपिएंट क्या होते हैं। ई वेयर कंसिडरेशन इज पेएबल, पे करना है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन। द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, वो रिसिपिएंट हो गया। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल, ओके, पैसा नहीं दिया या देना भी नहीं है। फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स द पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल और टू whom पोजेशन और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल। ओके फ्रेंड्स, कंसिडरेशन इज पेएबल पहला था, सेकंड में नो कंसिडरेशन इज पेएबल। सो ऐसा कौन सिचुएशन है अगर हमें कंसिडरेशन पे नहीं करना फ्रेंड्स, लेकिन रिसिपेंट है। बार्टर सिस्टम फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम डन फ्रेंड्स। ओके, सी पॉइंट पढ़ते हैं। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ अ सर्विस, ऊपर गुड्स था, ऊपर गुड्स था फ्रेंड्स। यहाँ गुड्स और सर्विसेज दोनों थे, यहाँ कंसिडरेशन था। यहाँ सिर्फ गुड्स है, कंसिडरेशन नहीं था। नीचे सिर्फ सर्विस है, नीचे सिर्फ सर्विस है। पर्सन टू whom द सर्विस रेंडर, उसको कंसिडरेशन पे नहीं करना है। ओके, एंड एनी रेफरेंस टू a person to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient। कोई भी एजेंट हो उसे भी हम रिसिपिएंट कह सकते हैं। on behalf of recipient, हम उसको एजेंट को भी हम क्या बोलेंगे, वो रिसिपिएंट है। रिलेशन टू द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ सप्लाइड। डन फ्रेंड्स। ओके, नॉट सो बिग डील कि आप उसको याद कर पाए फ्रेंड्स। पहले में क्या है, कंसिडरेशन होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों हो, या एक हो या दोनों हो, कोई भी चलेगा। सेकंड में क्या था, बी में सप्लाई ऑफ गुड्स होगा विदाउट कंसिडरेशन, और सी में क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा विदाउट कंसिडरेशन। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अभी तक हम काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर के बारे में भी कुछ अंदाज़ा हो चुका है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ये हम पढ़ने वाले हैं कुछ इस टाइप में। सो अब हम आगे पढ़ते हैं। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ मतलब जीएसटी लॉ कहाँ तक फैला हुआ है इंडिया में। ऑब्वियस है, हम इंडिया का ही जीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, तो हमारा 17 एक्ट है। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स 1961, कंपनीज लॉ एक्ट, कंपनीज एक्ट जो है हमारा वो कब का है, 1956 का था पुराने वाला। करंट 2013 का है। सो सीजीएसटी एक्ट कब बना था, 2017, और आपको पता है इसका अमेंडमेंट एक्ट भी आ चुका है 18वें। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। सो फ्रेंड्स, इसमें इंक्लूडिंग JNK भी है, अंडरलाइन कीजिएंगे, ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट। कैन यू बिलीव हम सेक्शन 1 भी पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, इंडिया मीन्स अब इंडिया की डेफिनेशन क्या क्या है, क्योंकि होल इंडिया है, अब हमें इंडिया में पढ़ना होगा कि इंडिया कितना बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू इन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में हमारे इंडिया की टेरिटरी डिफाइन की गई, कितना हमारा इंडिया का एरिया है। तो लैंड पार्ट आपको पता है, JNK से कन्याकुमारी तक, ईस्ट टू वेस्ट हमारा आपको पता ही है, नॉर्मल है। इट्स टेरिटोरियल वाटर। अब आते हैं हम अंडर वाटर और एयर हमारा कहाँ तक फैला हुआ है। ध्यान से पढ़िएंगे इस चीज़ को, क्योंकि कस्टम में भी सेम है, कॉपी पेस्ट है फ्रेंड्स। इट्स टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सब ऑयल अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरीटाइम
zone as referred to in the territorial water, continental shelf, exclusive economic zone EEZ, and other maritime zone act 1976, the air space above its territory and territorial water। यानी कि हमें टेरिटरी समझना है, यानी कि लैंड पार्ट जो कि आपको पता है, जो कि इंडिया का बॉर्डर आपको पता ही है, लैंड पार्ट पता करना और उसके ऊपर ऊपर, यानी कि एयर कहाँ कहाँ तक आएगा, एयर में आएगा जहाँ तक टेरिटरी है, जहाँ तक टेरिटोरियल वाटर है। डन फ्रेंड्स, ओके। अब हम पानी का पढ़ते हैं। ये बेस लाइन है इंडिया का। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेस लाइन हो गया, दिख रहा है आपको ये लैंड पार्ट, ये बेस लाइन है। बेस लाइन की जस्ट 12 नॉटिकल माइल, ये है TWI यानी कि 12 नॉटिकल माइल, ठीक है जी। ये है 24 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल है फ्रेंड्स, ठीक है, और 200 नॉटिकल माइल। अब हम इसको पढ़ेंगे उस हाई सीज, ये है हमारा हाई सीज, ठीक है फ्रेंड्स। 200 नॉटिकल माइल के बाद हमारा हाई सीज। हम एक बार पढ़ते हैं चीज़ों को। हमारा वाटर कहाँ तक माना जाता है, ये आपका ऑब्वियस है, ये आपका कस्टम में भी आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है काफ़ी नीचे, EEZ यानी कि 24 नॉटिकल माइल के बाद हमारा EEZ शुरू होता है, और वो कहाँ तक है फ्रेंड्स, कहाँ तक है, प्लीज़ बताएंगे कहाँ तक है। वर्डिंग्स ध्यान से देखेंगे, वर्डिंग्स बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। वर्डिंग्स है यहाँ से लेकर, वर्डिंग्स तो नहीं है, एरो है, आप एरो कह सकते हैं। यानी कि 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है। और EEZ कॉन्टिनेंट बिल्कुल अंदर, और EEZ थोड़ा ऊपर का पोर्शन, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 12 नॉटिकल माइल TWI, तो हमारा TWI काउंट होता है फ्रेंड्स, TWI। स्टेट GST लॉ ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। आपको पता है कितने स्टेट है उतने ही एक्ट है। हाउ मेनी स्टेट्स इन द इंडिया, और उतने ही एक्ट होंगे। जैसे महाराष्ट्र GST एक्ट है तो वो पूरे महाराष्ट्र पर एप्लीकेबल हो जाएगा, हरियाणा GST एक्ट है तो पूरे हरियाणा पे GST एप्लीकेबल हो जाएगा, दिल्ली वाला भी दिल्ली पर। इंटीग्रेटेड GST एक्ट 2017 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। IGST का सेक्शन 1 भी हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, IGST का भी सेक्शन 1 हम पढ़ चुके हैं। UTGST एक्सटेंड टू द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कौन सी है फ्रेंड्स, 7 यूनियन टेरिटरीज है, पता है आपको, इज इट 7 और नॉट। यूनियन टेरिटरी आपने पढ़ा होगा 12th तक यार, पढ़ा होगा स्कूल में। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, बट दिल्ली को स्टेट की पोजीशन दे दी गई है, सो दैट्स वाई अभी 6 है सिर्फ। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमनदीप, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन, ओके, यूनियन टेरिटरी पढ़ना है क्या फ्रेंड्स, ओके। सेक्शन 1 ऑफ UTGST भी हमारा कवर हो चुका है। अब हम पढ़ते कैसे। यूनियन टेरिटरी GST एक्ट 2017 एक्सटेंड टू द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में डबल स्टार है, डबल स्टार उनसे डिफाइन कर रखा है कौन कौन से, ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमनदीप, चंडीगढ़, अदर टेरिटरी, दैट इज द यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। ओके फ्रेंड्स, कुछ एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ईच ऑफ द टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज A to F, ठीक है फ्रेंड्स, shall be considered to be separate union territory. Our discussion in this study material will principally be confined to the provision of CGST and IGST law, as the specific state GST law are outside the scope of syllabus. Particular state wise जो लॉ है वो आउटसाइड द सिलेबस है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि इतना स्टेट के लॉ पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ CGST एक्ट और IGST एक्ट। CGST एक्ट के कितने सेक्शन हो चुके हैं फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 1 हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, अभी भी करवाया है। 7 हो चुका है सप्लाई, 8 हो चुका है हमारा मिक्स्ड कंपोजिट सप्लाई, 9 में भी हम आएंगे, लेवी वाला सेक्शन है। 15 एक गो थ्रू लिया था हमने, गो थ्रू तो खैर कुछ नहीं जी, सिर्फ ये पता है आपको कि वैल्यूएशन वाला चैप्टर है 15। 22 24 रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है फ्रेंड। तो बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ आएंगी तो आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि इंडेक्स कैसे बनाना है अपना। बिफोर वी गो इन टू नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हाँ, इंटर स्टेट सप्लाई। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 7। फ्रेंड सप्लाई भी तो पढ़ी थी हमने, वो कौन सा एक्ट था, सेक्शन नंबर 7 ही तो पढ़ा था। कितना कंफ्यूज कर रहा है GST, ओह माय गॉड, कंफ्यूजन है GST में, बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, कंफ्यूजन नहीं है, IGST एक्ट है ये। डन फ्रेंड्स,
तो आई थिंक आपको ये क्लियर है कि हम सेक्शन नंबर 7 किसका पढ़ रहे हैं फिलहाल, आईजीएसटी एक्ट का। सो आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, इंटर स्टेट पता है यार आपको, इंटर स्टेट बार बार क्या पढ़ना, इंटर स्टेट पता है ना आपको, मीन्स अदर टेरिटरी या अदर स्टेट या अदर कंट्री, मतलब सेम स्टेट में ना होकर कहीं भी बाहर। अब हम इसी को थोड़ा सेक्शन में और डिफाइन किया हुआ है, हमें एक्ट तो पढ़ना है, एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन